ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंबल के बिना कैसे गुजारा होगा? इस महीने कंबल लेना ज्यादा जरूरी है। रमेश जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही रुक गया। कुछ पल वह यूं ही चुप खड़ा रहा, मानो कोई भारी फैसला उसके कदमों को रोक रहा हो। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बिना कंबल के हमारी रातें कटेंगी। लेकिन ये सेठ, ये तो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अगर जरा सी भी बहस हुई तो शायद सारे पैसे ही मांग ले। कुछ देर सोचने के बाद रमेश ने गहरी सांस ली, फिर वापस रसोई में आया। उसके चेहरे पर बेबसी, चिंता और हिम्मत तीनों एक साथ झलक रहे थे। सुनीता, वह पैसे ले आओ। ये सेठ मानेगा नहीं। जब पैसा लेने आया है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। सब्जियां अब लगभग तैयार हो गई हैं। उन्हें बेचकर मैं कंबल का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा, तो सब्जियां बेचकर कंबल का इंतजाम करोगे, पर खाओगे क्या रमेश? उसके लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ, ये खेती छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। सब्जियां बेचोगे तो उसे पैसे दोगे, हर महीने सूद चुकाओगे तो हम भूखे रह जाएंगे। रमेश का दिल बैठ गया। वह जानता था कि सुनीता की बात सच है, लेकिन इस कड़कती ठंड में वह करे भी तो क्या? गांव में कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक धागे से लटक रही थीं। तभी बाहर से एक तेज भारी आवाज गूंजी। अरे रमेश, तू पैसे देगा या नहीं? मैंने तुझे साफ कहा था, हर महीने के आखिरी दिन मुझे अपना सूद चाहिए। अब मुझे कोई बहाना मत सुनाना, समझा? सुन रही हो ना इसे? ये मानेगा नहीं। लाओ जल्दी पैसे दो, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे। लो, ये पैसे हैं जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। न जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। रमेश, तुम ये खेती छोड़ दो और मजदूरी कर लो। रोज की कमाई से तो हमारा घर चल जाता था। रमेश पैसे लेकर बाहर निकला और सेठ को पैसे दे दिए। ठंडी हवा उसके हाथों से भी ज्यादा कांप रही थी। सेठ धनराज ने पैसे गिने। ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी ले लेता हूँ, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक पूरा पैसा मेरे पास होना चाहिए। नहीं तो जो कागज मैंने संभाल कर रखे हैं वे काम में आ जाएंगे। तुम्हारी जमीन सीधी सीधी मेरे हाथ में आ जाएगी, समझे? सेठ जी, सब्जियां बेचने के बाद मैं बाकी पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये भी मैंने कंबल के लिए बचा कर रखे थे। ठीक है, मैं फसल के बाद ही आऊंगा, लेकिन याद रखना तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना फिर ठीक नहीं होगा। इतना कहकर धनराज वहां से चले गए। रमेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी और माथे पर चिंता की लकीरें। कम से कम कुछ दिनों का वक्त तो मिल गया, लेकिन अब मैं कंबल का क्या करूं? उसके बिना तो रात गुजरना मुश्किल हो गया है। वह घर के अंदर गया। उसकी नजर उस टूटी चारपाई पर गई जहां सुनीता और बच्चे एक पतले कपड़े में लिपटकर सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा खिड़की के कोनों से अंदर घुस रही थी, जैसे घर की हर दीवार उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे ही रामपुर गांव में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सूरज अब दिन में बस थोड़ी देर झांकता और शाम होते ही बर्फीली हवाएं गलियों में नाचने लगती। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग आदमी, हरिया काका, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। हरिया काका के पास 2 गायें थीं। वे उन्हीं गायों के गोबर से उपले बनाते और उन्हें सुखाकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बेचते थे। हाय भगवान, ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है और उधर मेरी बूढ़ी औरत, वो बिस्तर पर पड़ी बीमारी से लड़ रही है। ठंड से कांपते हुए हरिया काका सिर पर उपलों की टोकरी उठाए गांव तक पहुंच गए थे। उपले ले लो, उपले, ठंड में बहुत काम आएंगे। पूरी रात जलेंगे। गरीबों का सहारा है उपले। ले लो उपले, ले लो। आज कोई भी उपले लेने क्यों नहीं आ रहा? लगता है ठंड के मारे सब लोग घरों में दुबके पड़े हैं। लग रहा है आज तो मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा, लेकिन वहां मेरी भूखी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अरे काका रुकिए, अपने भारी भरकम उपले मुझे भी दे दीजिए। हे भगवान, बाहर बहुत ठंड है। काका,
जरा जल्दी कीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, अभी देता हूँ। लो ये लो अपने उपले। काका, पैसे कल ले लेना, अभी तो मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बेटी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसों के बदले थोड़ा अनाज ही दे दो। काका, ये लीजिए थोड़े चावल। ठीक है बेटी, ला यही दे दे। आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर हरिया काका अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा की लहरें तेज होती जा रही थीं। सांसें जैसे जम सी रही थीं। ठंड का कहर इस कदर उमड़ रहा था कि पूरे गांव वाले परेशान हो चुके थे। दिन ढलते ढलते ठंड ने अपना विशाल और डरावना रूप ले लिया था। रात गहराने लगी और उसी काली घुटन भरी अंधेरी रात में अचानक आसमान छन से फटता हुआ लगा। कड़कती बिजली के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से गिर नहीं रही हो, बल्कि किसी ने बादलों के पूरे घड़े एक साथ उलट दिए हों। हे भगवान, क्या इतनी ठंड कम थी जो अब इतनी जोरदार बारिश भी शुरू हो गई? यह तो हम गरीबों की जान ही ले लेगी। अब कुछ दिनों तक तो घरों में ही कैद रहना पड़ेगा, वरना बाहर कदम रखते ही जम जाएंगे। ये क्या हो गया? इतनी कड़कती ठंड में यह बारिश और तूफान भी शुरू हो गया। अगर मौसम ऐसे ही बिगड़ता रहा तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। सच कह रहे हो रमेश, इतनी मेहनत से इतनी ठंड में हमने ये सब्जियां उगाई हैं। अगर ये भी खराब हो गई तो हम जिएंगे कैसे? देखो सुनीता, ये ठंड की पहली बारिश है, शायद सुबह तक रुक जाए। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान ही जाने। पर हाँ, अगर अच्छा ही हो तो बेहतर है। सुनीता, बहुत ठंड लग रही है। अगर कोई अतिरिक्त कंबल हो तो निकाल दो, नहीं तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। कंबल कहाँ से लाऊं रमेश? जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वो तो सेठ ले गया। एक ही कंबल है, वो भी मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? इतनी कड़कती ठंड में हमारे पास एक कंबल तक नहीं बचा। ऐसा करो सुनीता, जरा चूल्हा जला दो, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, वरना इस रात में हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुनीता ने किसी तरह चूल्हा जलाया। गीली लकड़ियों से धुआं निकल रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत तपिश मिल ही गई। सब लोग चूल्हे के पास सिमटकर बैठ गए। उस आग की हल्की सी गर्मी ही उनके लिए सहारा बनी हुई थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर हर चेहरे पर चिंता और थकान की लकीरें थीं। बारिश रुकी ही नहीं। पूरे 4 दिनों तक लगातार आसमान बरसता ही रहा। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। किसी के पास न हिम्मत बची थी और न ही कोई उम्मीद। चौथे दिन सुबह जब पहली बार बारिश थमी तो गांव के लोग धीरे धीरे अपने खेतों की ओर जाने लगे। हर कोई डरा हुआ था, पता नहीं कैसी हालत मिलेगी। रमेश भी अपने खेत में पहुंचा। हे राम, ये क्या हो गया? यही फसल तो हमारा सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। सारी मेहनत, सारा पसीना 4 दिनों की बारिश ने सब बहा दिया, और ऊपर से वो सेठ भी कल अपना पैसा लेने आएगा। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। हे भगवान, इस ठंड में हमारी रक्षा करना। सुनीता, सब खत्म हो गया, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। रमेश ने पूरा किस्सा बताया। कैसे पानी में फसल सड़ गई, कैसे खेत में खड़े पौधे मिट्टी में मिल गए, और कैसे अब सेठ धनराज के पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सुनीता चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा था ना रमेश, उस सेठ को पैसे मत दीजिए। देखिए आज हालत क्या हो गई है। इतनी जोर की हवा चल रही है, ठंड हड्डियों में चुभ रही है। अब कहां से आएगा कंबल? और कल वह सेठ फिर से पैसे लेने आएगा। हमारे पास तो एक दाना तक नहीं बचा रमेश। अब देखिए कल से हमारे साथ क्या होने वाला है। भगवान जाने कौन सी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। रात भर जागते जागते रमेश और सुनीता की आंखों में नींद की एक बूंद भी नहीं आई। रमेश बस अंधेरे को ताकता रहा। उसे पता था कि सुबह एक तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अरे रमेश, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे पैसे दे दे, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। मेरी पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई है, पूरा खेत पानी में डूब चुका है।
मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके पैसे चुका दूंगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए रमेश, बस पैसे चाहिए अभी के अभी। और अगर नहीं दे सकता तो सुन ले, आज से यह घर और तेरा खेत दोनों मेरे हुए। जब पैसे ले आएगा तब वापस ले लेना। थोड़ा तो रहम खाइए। यह घर मेरा आशियाना है, यहां मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी ठंड में मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी इसी वक्त अपनी बीवी बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा रमेश, और जब पैसे हों तब वापस आ जाना। ये सुनते ही रमेश की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन सेठ धनराज के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। कुछ ही मिनटों में सुनीता, रमेश और उनके 2 छोटे बच्चे इस जमाने वाली ठंड में घर से बेघर कर दिए गए। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। आसमान काला था और सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश, बहुत ठंड लग रही है। इस साड़ी में चाहे जितनी भी ताकत हो, इतना सर्द मौसम कैसे झेलूं? मुझे लग रहा है आज शायद हमारा आखिरी दिन है। नहीं सुनीता, ऐसा मत बोलो। कहीं ना कोई जगह जरूर मिलेगी जहां हम रात गुजार सके। बस हिम्मत मत हारो, तुम टूटोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। वे गांव में ही इधर उधर रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे कि अचानक बहुत तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। रमेश, बारिश तो फिर से शुरू हो गई है। हमारे बच्चे इस सर्दी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हम कहाँ जाएं? रमेश की नजर एक टूटे हुए बड़े से पेड़ पर पड़ी, जिसके अंदर एक सुराख बना हुआ था। सुनीता, मेरे साथ चलो, जल्दी से उस पेड़ की तरफ चलते हैं। हम उस पेड़ के अंदर छुप जाते हैं। जब बारिश खत्म हो जाएगी तब फिर यहाँ से चले जाएंगे। चलो, आओ जल्दी। वे जल्दी से पेड़ के पास पहुंच गए। रमेश ने पेड़ के ऊपरी हिस्से को आसपास की झाड़ियों से ढक दिया और खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पेड़ के अंदर चला गया। इसी तरह समय बीतता गया और रात हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन लोगों को पूरी रात उसी पेड़ के अंदर बितानी पड़ी। सुबह जब बारिश रुकी तो रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर फिर से रहने के लिए कोई घर ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूरी तक लड़खड़ाते हुए चलते चलते गांव के किनारे अचानक उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। ठंड और थकान से वे लोग पूरी तरह टूट चुके थे। धीरे धीरे वे उस झोपड़ी के अंदर चले गए। लगता है यहाँ अभी कोई नहीं है। चलो, जब तक इस झोपड़ी का मालिक नहीं आता हम लोग यहीं रुक लेते हैं। जब वह आएगा तो हम उसे सारी बात बता देंगे। शायद वह हमारी मजबूरी समझ जाए। यूं ही सोचते सोचते सब उस झोपड़ी में ठहर गए। सुनीता ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी ताकि सबको थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। अच्छा हुआ, थोड़ा सुकून मिला। इतनी ठंड में भटक भटक कर हालत खराब हो गई थी। हाँ, लेकिन पता नहीं यह झोपड़ी किसकी है। मालिक आएंगे तो न जाने क्या कहेंगे। इतनी तेज ठंड में अगर यहाँ से भी जाना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? सब लोग आग के पास बैठे ही थे कि तभी झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और हरिया काका अंदर आ गए। ये झोपड़ी उन्हीं की थी। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? फिर रमेश ने धीरे धीरे पूरी घटना हरिया काका को बता दी। कैसे फसल बर्बाद हो गई, कैसे सेठ ने घर और खेत छीन लिया और कैसे वे सब कड़ाके की ठंड में भटकते फिर रहे थे। हे भगवान, कितना बेदर्द आदमी है वह सेठ। बेटा, फिक्र मत करो। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, ऊपर वाला उसके साथ भी वैसा ही करेगा। तुम सब बेफिक्र रहो। जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। मेरा तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है। गरीब का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कोई बात नहीं काका, अब हम सब आपका भी ख्याल रखेंगे। कई दिन इसी तरह बीत गए। धीरे धीरे अब सूरज भी अच्छी तरह निकलने लगा था। गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर बैठकर धूप सेकने लगे थे। रमेश और हरिया काका भी झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठकर मीठी धूप का मजा ले रहे थे। बेटा, अब मैं चलता हूँ। उपले बेचने का समय हो गया है। काका, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आज से उपले मैं बेचूंगा। आप बस आराम कीजिए।
रमेश उसी दिन उपले बेचने निकल गया। किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसे खेतों में मजदूरी का काम मिल गया। धीरे धीरे घर की हालत संभलने लगी और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। रमेश की मेहनत और उसकी सच्ची साफ नीयत आखिरकार रंग ले आई। कई कोशिशों के बाद वह सेठ से अपना घर और खेत दोनों वापस छुड़ा लेता है और फिर जिस घर से आंसू बहाकर निकला था उसी घर में दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से रहने लगा।